जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके ऐ भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। मैं नखास होकर आ रहा हूँ। वहीं पे रास्ते में इंडियन टेलीग्राफ अखबार पढ़ा। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, काकोरी रेल डकैती में 3 बेगुनाह मारे गए। बिल्कुल झूठी खबर है। मेरे हिसाब से गोली सिर्फ एक आदमी को लगी थी। मैंने सुना है कल चलती गाड़ी में डकैती पड़ी। कुछ समझ में नहीं आता। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही है। सुना है डकैती में दोनों तरफ से घंटों खूब गोलियां चली। कोई कहता है 2 मरे, कोई कहता है 4। क्या क्या खाना है? भाई जो तू खिलाएगा वो खिला दे। स्वाति क्या लोगी? तुम्हारा कुछ भी फेवरेट? भैया जरा ना। हाँ जी बोलो जी। क्या क्या है? हाँ जी, शाही पनीर है, मटर पनीर है, कढ़ाई पनीर है, चना मसाला है, दाल मखनी है, दाल फ्राई है, मिक्स वेज है, पालक पनीर है। हाँ एक जी, काम करो। हाँ बताइए, आप बताइए। एक काम करो, एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, एक मिक्स वेज। रोटी कितनी खाएगी? 1। और तू? 2 और 4, 5 रोटी। 5 रोटी और मिक्स वेज, हाँ, दाल मखनी, हाँ, शाही पनीर, हाँ, और एक दही। एक दही। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ यार, जो अपनी कहानी चल रही थी? हाँ, एक रात फसाहत उल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ अशफाक उल्लाह खान के घर पे उन्हें गिरफ्तार करने जा पहुंचा। क्या अशफाक उल्लाह खान नमाजी है? जी, इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अगर वो नमाजी है तो फजर की अज़ान होते ही नमाज पढ़ने यानी मस्जिद जाने के लिए घर से बाहर निकलेगा और हम उसे से हिरासत में ले लेंगे। जी जनाब। और ये राम प्रसाद बिस्मिल? वो राम प्रसाद बिस्मिल जो कई डकैती केसों में मुलविस रह चुका है और शायद मैनपुरी डकैती केस में भी नामजद था। जी। अरे उनके तो हौसले देखो, उन्होंने तो सरकारी खजाना लूट लिया और बेगुनाहों पे तबातोड़ गोलियां चलाई। उनका बस चले तो ये मुल्क तबाह हो जाए। उनका सर कुचलना तो बेहद जरूरी है। अशफाक उल्लाह खान बेखबर सो रहे थे और फजर की अजान होते ही लो अभी तक सो रहे हैं। सुनिए सुनिए, अजान का वक्त हो गया है। आपकी नींद नहीं खुली? जी मैंने कहा उठिए, उठिए ना। क्या कहा? फजर का वक्त हो गया? जी मैं बुझ भी कर आई हूँ। उठिए, फजर का अफजल वक्त है। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, आप भी पढ़ लीजिए तो चाय बना लाऊं। दरवाजा खोलिए। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है भाई? दरवाजा खोलिए, कुछ काम है आपसे। काम है इस वक्त? कहा ना दरवाजा खोलिए, कुछ जरूरी काम है आपसे। लेकिन आप हैं कौन? दरवाजा खोलिए। आपने पहचाना मुझे? मैं सीआईडी सब इंस्पेक्टर फसाहत हुसैन। और आपकी तारीफ? आप शायद अशफाक उल्लाह खान के बिरादर हैं? जी हाँ, मैं रियासत उल्लाह खान हूँ, अच्छू मियाँ का बड़ा भाई।
लेकिन मामला क्या है? आपको हमसे क्या गरज है जो इस वक्त आप यहाँ तशरीफ लाए? हमें घर की तलाशी लेने आए। तलाशी? मेरे घर की? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अशफाकुल्ला खां का घर यही है। हमें इसी घर की तलाशी का सरकारी हुक्म मिला है। लेकिन मुंशी फसाहत हुसैन साहब, कानून का तकाजा है कि किसी के घर की तलाशी दिन के वक्त ही ली जा सकती है, और अभी तो सूरज भी नहीं निकला। फिर इस बेवक्त तलाशी का मतलब? हमारे पास जिला कलेक्टर का इजाजतनामा है। बेहतर, कलेक्टर साहब का हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है? अगर मेरे इल्म में होगी तो फौरन हाजिर कर दूंगा। ओह, ये सर्च वारंट है। आप इसे पढ़कर तसल्ली कर लीजिए, और आप सरकारी मामलात में रुकावट पैदा करने की कोशिश ना करें। बेफिजुल की जो कोशिश करें वो आपके हक में अच्छा नहीं होगा। हमें आपकी बात पर यकीन है। इसे रखिए। जिला प्रतापगढ़ में डाका पड़ा है और किसी मुखबिर से पता चला है कि आपके घर में माल छुपा है। क्या? ये सिर्फ एक भोंडा मजाक है। हमारे अजीज और रिश्तेदार बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप घर की तलाशी ले सकते हैं ताकि आपका शक दूर हो गई आपकी तसल्ली? अब अपने घर की तलाशी करवाइए। लेकिन तलाशी का कोई गवाह तो होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ पुलिस वाले ही हैं। तुम दोनों इधर आओ। साहब बुला रहे हैं। ये दोनों मजदूर भी आप ही के इलाके से, और ये दोनों कांस्टेबल आप ही के इलाके के पुलिस चौकी से। ठीक है, इन चारों को मैं पहचानता हूँ। ठीक है, आप तलाशी ले सकते हैं। हम अंदर आ रहे हैं और आप यहीं से आवाज देकर उन्हें पर्दा करा दें। ये आप क्या कह रहे हैं? हम शरीफ और खानदानी लोग चिल्लाकर अपनी ख्वातीन से बात नहीं करते। मुझे 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। मैंने कहा नमाज की नियत तोड़ दो और ऊपर चली जाओ, और अम्मी से भी कहो कि वो नमाज की नियत तोड़ दे और ऊपर चली जाएं। हाय अल्लाह, मेरी नियत क्यों तोड़वा दी? दरवाजे पर सीआईडी वाले अच्छू मियां को गिरफ्तार करने आए हैं। हाय अल्लाह, वो तो ऊपर सो रहे हैं। ये जगह जगाओ, उनको फौरन यहाँ से चले जाए। ठीक है। घर की सभी औरतें पर्दा कर लें और ऊपर चली जाएं। मैंने आधा मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लिया। अब आप घर में आ सकते हैं। पहले नीचे की तलाशी कर लीजिए, फिर औरतों को नीचे बुलाकर ऊपर की मंजिल की तलाशी करवा दूंगा ताकि आपकी पूरी तसल्ली हो जाए। तुम दोनों यहीं रुकोगे, तुम इधर आओ, और आप दोनों उस कमरे में चलिए। आप इस कमरे में एक एक रूम की तलाशी लो। जो भी माल असबाब हाथ लगे उन्हें अपने पास रखो। और जनाब, आप भी चल सकते हैं हमारे साथ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। मेरे दोनों आहिर आपके साथ हैं। मैं यहीं ठीक हूं, आप अपना काम कीजिए। जैसी आपकी मर्जी। अशफाक भाई, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है। नीचे आंगन में आपके भाई घर की तलाशी दिलवा रहे हैं। ये सब क्या है अशफाक भाई? आज तारीख क्या है? आज तो 26 दिसंबर 1925। पुलिस वाले ये भी कह रहे थे आपने कहीं डाका डाला है। आखिर ये सब क्या है अशफाक भाई? भला डाका डालने की मेरे को क्या गर्ज है? ये सब अंग्रेजों की चाल है। खैर छोड़ो, आप फौरन पीछे की दीवार से नीचे उतर कर कहीं छुप जाएं। पुलिस वाले ऊपर की मंजिल की भी तलाशी लेना चाहते हैं। आप एक काम करिए, अम्मा के कमरे में जो संदूक है, वहाँ पर मॉस्को का अखबार बेंडगार्ड की कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। आप वो अखबार की कॉपी यहाँ ले आइए, लेकिन अम्मा को इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए। अम्मा को शक नहीं होना चाहिए? हाँ जी, आप जाइए।
इस अखबार में ऐसा है क्या? इस अखबार में इनकलाबियों के लिए पैगाम है जिसे अब तक अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे मुल्क से ममनू रखा था। इसे मैं अपने साथ लेते जा रहा हूँ। अब पुलिस के एहलकार को इत्मीनान से हमारे घर की तलाशी लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा अशफाक। और इस तरह अशफाक उल्ला खान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए और पुलिस उन्हें ढूंढती रह गई। क्या चाल चली थी यार, फसाहत जैसा इंस्पेक्टर भी उनकी चाल में फंस गया। खाली हाथ लौटना पड़ा। और क्या यार। चलो यार चलते हैं, बहुत देर हो गई। अच्छा हाँ चलो यार चलो। भैया खाते में लिख लेना। अशफाक। अरे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? सर बस चल रही है। आपने जो बुक्स दी थी उनसे काफी हेल्प मिली। कहाँ तक पहुँचे? सर तकरीबन 25 से 30% हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना। जरूर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भाई पढ़ाकू महाराज, तेरा लेक्चर पूरा हो गया? अभी 10 मिनट पहले ही खत्म हुआ है। अगर तुम दोनों होते तो तुम्हें भी बहुत मजा आता। बम्बई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पानीकर का स्पेशल लेक्चर था, हाउ टू डील विद हिस्ट्री। इस लेक्चर पर फिर बात करेंगे। अच्छा ये बताओ कि हमारी पिछली बात कहाँ तक पहुँची थी? हाँ, अशफाक के घर पुलिस की दबिश और अशफाक का फरार हो जाना। अब आगे बताओ यार, उसके बाद क्या हुआ? घर के बाहर निकलने पर अशफाक को किसी ने देखा तो नहीं? उन्हें रास्ते पर कहीं पुलिस मिली थी या नहीं? चूंकि अंधेरा छट चुका था और पकड़े जाने का डर ज्यादा था, इसलिए उन्होंने आबादी में जाने के बजाय खेतों में जाना मुनासिब समझा और वो गन्ने के खेतों में चले गए। अब गन्ने के खेतों में आदमी तो क्या, सांड भी दिखाई नहीं देता। यानी कि वो गन्ने के खेत में भूखे प्यासे रात होने का इंतजार करते रहे। अरे भाई, इनकलाबियों के लिए भूख प्यास बहुत मामूली सी बात है। अंधेरा होने पर अशफाक नदी के किनारे चलते चलते हाईवे तक पहुंचे और वहां से ट्रक पर सवार होकर वो शाहजहांपुर से जैसे तैसे नेपाल पहुंचे। लेकिन जब वहां दिल नहीं लगा तो वो लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचे। कानपुर में क्रांतिकारियों के शुभचिंतक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उनका प्रताप अखबार उन दिनों भाई लोगों का अड्डा हुआ करता था। कुछ दिन कानपुर रहकर अशफाक बनारस आ गए। बनारस उन दिनों इनकलाबियों का मरकज था। बनारस में जब पुलिस ने इनकलाबियों को गिरफ्तार किया तो वो जगह भी महफूज नहीं थी, तो वो वहां से बिहार के डाल्टनगंज में चले गए। डाल्टनगंज के एक दफ्तर में मथुरा के एक कायस बन के वो नौकरी करते रहे। 9 से 10 महीने नौकरी की और 50 रुपए महीना तनख्वाह पर गुजारा करते रहे। यहीं पर उनकी शायरी परवान चढ़ी। अशफाक उल्ला तो फरार हो गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल उसी रात पकड़े गए। क्या कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए थे? 1-2 गिरफ्तारियां पूछो मत। 25 और 26 सितंबर 1925 की रात पुलिस ने न जाने कितने शहरों में छापे मारे थे। कहां कहां छापे मारे गए और कौन कौन पकड़ा गया, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। रुको बताता हूं। सुनो, 25 सितंबर को बनारस के मनमथ नाथ को उनके घर से उठाया गया। मकान की तलाशी में पार्टी का खुफिया पर्चा भी हाथ लग गया। राजेंद्र लाड़ी के घर भी पुलिस पहुंची, लेकिन उस दिन कलकत्ता रवाना हो चुके थे, जहां उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। चंद्रशेखर आज़ाद अपने कमरे में नहीं मिले। सचिंदर नाथ बख्शी भी दुर्गाबाड़ी में नाटक देख रहे थे तो बच गए, लेकिन उनके घर का एक एक सामान पुलिस उठाकर ले गई। कानपुर के सुरेश चंद्र भट्टाचार्य बनारस आए हुए थे, वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कानपुर में गिरफ्तारियां नहीं हुई थी? हुई थी। वीरभद्र तिवारी और राम दुलारे त्रिवेदी पकड़े गए। राजकुमार सिन्हा भी वहीं से पकड़े गए। इसके अलावा इलाहाबाद से भूपेंद्र नाथ सान्याल, लखनऊ से गोविंद चरणकार और सचिंदर नाथ विश्वास गिरफ्तार हुए। मेरठ से विष्णु शरण दुबलिश, मथुरा से शिव चरण लाल और रायबरेली से बनवारी लाल को पकड़ा गया। कुछ दिनों बाद कलकत्ता से राजेंद्र नाथ लाड़ी को 8 लोगों के साथ पकड़ा गया। फिर जबलपुर से पी चटर्जी, बनारस से मुकंदी लाल और दामोदर सेठ भी गिरफ्तार हुए।
यानी 40 या 42 इनकलाबी गिरफ्तार किए गए, जबकि काकोरी डकैती में सिर्फ 10 लोग ही शामिल थे। क्या इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बाद में बेगुनाह पाकर छोड़ दिया गया था? इनमें छोड़े जाने वालों में से एक थे इलाहाबाद के ज्योति शंकर। वो इस कदर खुश मिजाज थे कि पुलिस, जेलर और मजिस्ट्रेट सब हैरान हो जाते। जब स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें बेगुनाह पाया और उनकी रिहाई का हुक्म सुनाया तो वो उदास होकर बोले, मजिस्ट्रेट साहब, क्या सचमुच हमें छोड़ दिया जाएगा? 2-4 दिन और नहीं रखा जाएगा? इतना उनका कहना ही था कि सब हंस पड़े। वाह, क्या लोग थे, क्या देश प्रेम था यार, और क्या सोच थी। जिन लोगों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उनको अपने शहरों की जेलों में रखा गया? काकोरी मामले में जिन पर शक था उन्हें लखनऊ जेल भेजा जा रहा था। वहाँ पर पुलिस उन पर जोर जबरदस्ती करके उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश कर रही थी। इतने सारे इंकलाबियों की गिरफ्तारी पर गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में ये हेडलाइन आई थी कि देश के नवरत्न गिरफ्तार, जबकि एंग्लो इंडियन अखबार ने उन्हें खतरनाक मुजरिम बताया। बड़ा अजीब सा माहौल था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सच्चा है कौन झूठा। जालिम अंग्रेजों का खौफ भी खूब रहा होगा लोगों में इन दिनों। इसी खौफ की वजह से कुछ इंकलाबी सरकारी गवाह बन गए थे और उनमें से एक था बनारसी लाल। सर मैं तो अकेला था सर, मेरे साथ कोई नहीं था सर, मैं बता तो रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कितनी देर हवलदार साहब, मेरे आदमी को छोड़ दीजिए। कौन है तेरा आदमी? वही जिसे आपके सिपाही सुबह उठा के ले आए थे साहब। ये बनारसी लाल? जी, बाल बच्चेदार आदमी है साहब। महा खतरनाक आदमी है। चोरी ये करे, डाका ये डाले, कत्ल ये करे, और तो और सरकारी खजाना रेलगाड़ी से ये लूटे। तुम कहती हो कि छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बाल बच्चेदार आदमी है? बाल बच्चेदार आदमी ऐसा काम करता है? सुनो, जो जुर्म इसने किया है इसकी सजा इसे पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। एक बात और सुन लो, अगर इसको फांसी भी हो जाए इसमें कोई अजब बात नहीं है, समझे? आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए ना साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं साहब। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करेंगे बड़े साहब ही करेंगे। चलो साहब के पास चलो। साहब जी, ये बनारसी की घरवाली है, कहती है कि मेरा आदमी बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो बाल बच्चेदार आदमी है। तो तुमने बताया कि क्या क्या कारस्तानियां की हैं उसने? हाँ हुजूर, हमने बताया जुर्म ऐसा है कि उम्र कैद या तो फांसी तय समझो। सरकार मेरे आदमी को छोड़ दीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरा आदमी बागी इनकलाबी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ उसका जरूर मेल जोल रहा होगा। सुने औरत, अगर अपने आदमी को आजाद देखना चाहती है तो एक चांस है तेरे पास, अपने आदमी को बोल कि सरकारी गवाह बन जाए, वरना इतना समझ ले फांसी तो तय है।
बनारसी लाल की बीवी ने वैसा ही किया जैसा पुलिस वाले चाहते थे। मरती क्या ना करती, वो कमज़ोर थी और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। बनारसी लाल बहुत डरपोक निकला। हवालात में अगर कोई ढंग का वकील पहुंच जाता और बनारसी लाल को समझाता तो शायद वो हिम्मत जुटा लेता, लेकिन उसकी घरवाली और पुलिस ने उसे इतना डरा दिया कि वो फौरन सरकारी गवाह बन गया। वो सरकारी गवाह तो बना ही था, लेकिन पुलिस का मुखबिर भी बन गया और आगे चल के शाहजहाँपुर की शहरी कमेटी का मंत्री भी बना। इस बनारसी लाल की वजह से इंकलाबियों के कई राज पुलिस के हत्थे लग गए और एक ही रात में कई गिरफ्तारियां भी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल बाद में खूब पछताए कि उन्होंने बनारसी लाल पर इतना विश्वास क्यों किया। उन्होंने ये सब कुछ अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। अरे यार, इतिहास गवाह है, मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनों की पीठ में छुरा भोंका है, और बनारसी ने भी वही किया।